मूवी की शुरुआत होती है एक डार्क और डिस्टर्बिंग वार्निंग से। स्क्रीन पर क्लियरली लिखा होता है कि माइनर्स को आगे जाने की इजाजत नहीं, और यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि जो आने वाला है वो नॉर्मल नहीं होगा। कट होता है एक क्लोज्ड अंडरग्राउंड प्लेस पर, जहां कुछ लोग रहते हैं जो खुद को जिमी लोग कहते हैं। यहाँ एक अजीब रूल है, किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं, हर बंदा, हर लड़की, हर टीनेजर, सबका नाम जिमी है। इन सब का लीडर है जिमी क्रिस्टल। कोल्ड आईज, हैवी वॉइस और बिल्कुल इमोशनलेस फेस। ये लोग मिलकर एक लड़के को घेर लेते हैं, स्पाइक। उसका मजाक उड़ाया जाता है, गालियां दी जाती हैं, उसे हर लेवल पर टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन का शिकार बनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसानियत कब की मर चुकी हो। तभी अचानक एक भारी और कमांड करने वाली आवाज गूंजती है। सब चुप हो जाते हैं। ये आवाज होती है जिमी क्रिस्टल की। वो क्लियरली बोलता है, ये जो होने जा रहा है कोई गेम नहीं है, ये एक रियल फाइट है, और यहाँ सिर्फ एक चीज मैटर करती है, लाइफ। नो मर्सी, नो सिंपैथी, सिर्फ सर्वाइवल। उसके बाद जिमी क्रिस्टल अपनी गर्दन झुकाकर अपने बाप से दुआ करता है, लेकिन ये बाप कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो उसे डार्क लॉर्ड कहता है, जिसे सब ओल्ड निक यानी शैतान खुद मानते हैं। जिमी क्रिस्टल सीरियस टोन में कहता है, इस लड़के को देखो और डिसाइड करो क्या ये अपनी वैल्यू प्रूव करने के लायक है या नहीं। उसके साथ खड़े सारे जिमी लोग रिस्पेक्ट में सर झुका देते हैं। यहाँ डार्क लॉर्ड ओल्ड निक को बिल्कुल उसी तरह पूजा जाता है जैसे लोग अपने खुदा को पूजते हैं। ये जगह सिर्फ एक शेल्टर नहीं, ये एक कल्ट है जहाँ बिलीफ से ज्यादा फेयर रूल करता है। और यहीं से स्टार्ट होती है एक ऐसी कहानी जहाँ हर टेस्ट ब्लड से लिखा जाता है और हर डिसीजन जिंदगी और मौत के बीच होता है। जिमी क्रिस्टल के लिए डार्क लॉर्ड सिर्फ एक बिलीफ नहीं, बल्कि उसका कहना होता है कि वो शैतान का जिंदा रूप है, उसका अपना बाप। इसके बाद स्पाइक को एक और जिमी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये बंदा स्पाइक से काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है। फाइट स्टार्ट होती है और वो जिमी बिना किसी हेजिटेशन के स्पाइक को ब्रूटली बीट करता है, हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है जैसे ये सिर्फ एक शो हो। लेकिन इसी बीच स्पाइक को एक छोटा सा मौका मिलता है और वो तुरंत अपना नाइफ निकालकर उस जिमी की टांग में घुसा देता है। मूव बिल्कुल एक्यूरेट होता है और कुछ ही सेकंड्स में वो जिमी सबके सामने गिर जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। टेक्निकली ये फाइट स्पाइक जीत चुका होता है, लेकिन मेंटली वो पूरी तरह शॉक और ट्रॉमा में चला जाता है। जब उसे अपना नाम बताने को कहा जाता है, वो कहता है स्पाइक। जिमी क्रिस्टल उसकी तरफ देखता है और कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, आज से तेरा नाम स्पाइक नहीं, आज से तू भी जिमी है। फिर जिमी क्रिस्टल उस मरे हुए जिमी का बैज उतारता है और उसी वक्त हमें उसके सिर पर क्रॉस शेप का मार्क दिखाया जाता है। ये मार्क सिर्फ एक सिंबल नहीं, ये इस कल्ट का स्टैंप है। उसके बाद पूरा ग्रुप बिना कुछ कहे उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से साइलेंटली निकल जाता है। सीन शिफ्ट। अब सीन शिफ्ट होता है एक डेंस जंगल की तरफ। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो आराम से फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक ट्रीज के पीछे से इन्फेक्टेड लोगों का झुंड निकल आता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और इन्फेक्टेड उसका पीछा करते हैं। इसी ग्रुप के बीच से एक इन्फेक्टेड आगे आता है जिसे सब अल्फा इन्फेक्टेड कहते हैं। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और कुछ ही मोमेंट्स में वो उस आदमी को पकड़ लेता है और सीन वहीं कट हो जाता है। पैरेलल ट्रैक। अब मूवी हमें ले जाती है डॉक्टर इयन कार्लसन के पास। यस, ये वही बंदा है जिसे हमने पहली मूवी में देखा था, जो एक मैसिव बोन टेम्पल बिल्ड कर रहा था। डॉक्टर एक प्रेग्नेंट वुमन को शेल्टर से बाहर निकाल रहा होता है और इसी वक्त स्क्रीन पर हमें सैमसन दिखाया जाता है। सैमसन को हमने प्रीवियस मूवी में भी देखा था, लेकिन सिर्फ हंटिंग सीन्स में। इस मूवी में उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सैमसन अपने शिकार का हिस्सा खा रहा होता है और दूसरी साइड डॉक्टर उस प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी को ले जा रहा होता है। सैमसन की नजर डॉक्टर पर पड़ जाती है और वो दूर से उसका फॉलो करने लगता है। डॉक्टर भी उसे देख लेता है और सिचुएशन समझते ही अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत सेडेटिव इंजेक्ट करता है। डॉक्टर तुरंत सेडेटिव डिवाइस का यूज करता है और फिर कामली उससे बात करता है। सो गाइज, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। सेडेटिव असल में एक मेडिसिन या इंजेक्शन होता है जो किसी को शांत, कंट्रोल में या कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर देता है। इस मूवी में डॉक्टर इसी सेडेटिव का यूज इन्फेक्टेड लोगों पर करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत अटैक नहीं कर पाते। उनका गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है और वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। डॉक्टर सैमसन के पास बैठता है और धीमी आवाज में उससे कहता है,
मैंने तुम्हारा नाम सैमसन रखा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर अपना सामान पैक करता है और वापस अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो सीधा बेसमेंट में जाता है। वहां सारी कैंडल्स जलाता है, सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करता है और धीरे धीरे डांस करने लगता है। फिर वो अपने कपड़े उतारता है, वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है और अपनी फैमिली की पुरानी फोटोज देखने लगता है। उन तस्वीरों को देखते देखते वो अपनी यादों में खो जाता है। नेक्स्ट डे, अगला दिन होता है और हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं जो सैमसन का इंतजार कर रहा होता है। वो अपनी गन रेडी करता है जिसमें वही सेडेटिव भरा होता है और एक परफेक्ट जगह पर छुपकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही सैमसन सामने आता है, डॉक्टर उससे बिल्कुल शांत अंदाज में बात करता है। वो कहता है, मेरे पास वो चीज है जो तुम चाहते हो, एक ऐसी दवा जो तुम्हें शांत कर सकती है। साथ ही डॉक्टर उसे वार्निंग भी देता है, अगर तुमने मुझे मार दिया और मेरा सर ले लिया तो ये दवा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यहीं पर हमें व्यूअर्स को एक शॉकिंग बात समझ आती है। सैमसन को एक्चुअली वो दवा पसंद थी। सैमसन धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। इस बार वो पहले जैसा ना इतना गुस्से में होता है, ना इतना वायलेंट और ना ही बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। डॉक्टर इसी मोमेंट का फायदा उठाता है और दोबारा सेडेटिव फायर कर देता है। सेडेटिव लगते ही डॉक्टर उससे बात करता रहता है। वो पूछता है, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो या कम से कम महसूस कर पा रहे हो? वो सैमसन को समझाता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। फिर डॉक्टर एक इमोशनल टोन में कहता है, बस तुम्हें एक ही काम करना है, सिर्फ एक वर्ड बोल दो। अगर तुम एक लफ्ज़ भी बोल पाओ तो ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि शायद ये इन्फेक्टेड लोग सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं, शायद कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी भी इंसान जिंदा है। डॉक्टर का मानना होता है कि इन्फेक्शन दिमाग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करता, बस उसे थोड़ा सा ब्लर कर देता है। शायद सैमसन के अंदर अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें जिंदा हों, शायद कहीं ना कहीं वो अभी भी एक इंसान है। और इसी थॉट के साथ डॉक्टर खुद को भी वही सेडेटिव इंजेक्ट कर लेता है और सैमसन के बिल्कुल पास ही सो जाता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। जब डॉक्टर की आंख खुलती है तो वो शॉक में आ जाता है। वो जिंदा होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन सैमसन वहां मौजूद नहीं होता। इस बात से डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था सैमसन ने उसे मारा नहीं। डॉक्टर वापस अपने घर जाता है, सीधा बेसमेंट में जाकर मैक्सिमम सेडेटिव बनाना स्टार्ट कर देता है। और तभी अचानक सैमसन वहां आ जाता है। उसके हाथ में हिरन के कटे हुए सर होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई तोहफा लेकर आया हो। और यहीं से डॉक्टर और सैमसन के बीच एक अजीब सा बॉन्ड बन जाता है, अ स्ट्रेंज फ्रेंडशिप। अब सैमसन बार बार डॉक्टर के पास आता है, सिर्फ सेडेटिव लेने के लिए। दोनों साथ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, कभी म्यूजिक पर धीरे धीरे डांस करते हैं, कभी बस चुपचाप खड़े होकर बारिश को अपने ऊपर गिरने देते हैं। इस तबाह दुनिया में जहां हर तरफ सिर्फ वायलेंस और मौत है, वहीं सैमसन और डॉक्टर के बीच एक अजीब सी शांति पैदा हो जाती है। डार्क फॉरेस्ट सीन। दूसरी तरफ हमें जंगल के बीच एक बहुत ही डरावनी जगह दिखाई जाती है। एक पेड़ होता है जिसके चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां लटकी होती हैं, जैसे वो कोई डार्क रिचुअल या खौफनाक मेमोरियल हो। कुछ वक्त बाद उसी जंगल में 3 लोग एरिया एक्सप्लोर करने आते हैं। तेजी से सर्च करने के लिए वो आपस में अलग हो जाते हैं। फ्रूट तोड़ते वक्त उन्हें पास ही एक इन्फेक्टेड नजर आ जाता है। सब लोग छुप जाते हैं। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम यानो होता है, बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कहता है, अगर इन्फेक्टेड ने देख लिया तो मैं चिल्लाकर इसका ध्यान भटका दूंगा ताकि तुम दोनों बचकर निकल जाओ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यानो जोर जोर से चिल्लाता है। इन्फेक्टेड उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और बहुत ही बेरहमी से उसे मार देते हैं। फिर जंगल दोबारा खामोश हो जाता है। हाउस सर्वाइवर्स रिटर्न। जो 2 लोग बच जाते हैं वो भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं। वहां वो जॉर्ज को बताते हैं कि उनके पास एक बहुत बुरी खबर है, यानो मर चुका होता है। जॉर्ज जवाब देता है, तुम ही अकेले नहीं हो जिनके पास बुरी खबर है। यहीं से मूवी एक और डार्क डायरेक्शन में एंटर करती है। जॉर्ज कहता है, तुम अकेले नहीं हो जिनके पास बुरी खबरें हैं, हमारे पास भी विजिटर्स आए हुए हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वहाँ जिमी लोग खड़े होते हैं। घर के अंदर वो लोग दादागिरी कर रहे होते हैं, जैसे ये जगह अब उनकी प्रॉपर्टी हो। तब उनमें से एक लड़की पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस पर जिमी क्रिस्टल बहुत ही शांत आवाज में कहता है, हमें प्यार से वेलकम किया गया, खाना खिलाया गया, हमारी भूख भी भरी गई और दिल भी। लड़की फिर पूछती है, तो तुम यहाँ से कब जा रहे हो? और तब जिमी क्रिस्टल बहुत ठंडे और खौफनाक अंदाज में कहता है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे
और हम तुम सबको मारने वाले हैं। ये सुनते ही लड़की डर के मारे भागती है और तब हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिमी क्रिस्टल अपने ग्रुप की एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम होता है जिमी इंक। वो उसे भेजता है एक नया घर ढूंढने के लिए जहां वो अपने पूरे ग्रुप के साथ रह सके। रास्ते में जिमी इंक को वही आदमी मिलता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड बन चुका होता है, लेकिन जिमी इंक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो पहले ही अटैक कर देती है और वहां से सेफली बचकर निकल जाती है। इसी बीच डॉक्टर और सैमसन अपने वक्त का मजा ले रहे होते हैं। धीरे धीरे सैमसन को फिर से दुनिया का एहसास होने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो, कुछ जिंदा हो रहा हो। और तब अचानक वहाँ जिमी इंक आ जाती है जो नए घर की तलाश में होती है। दूर से वो डॉक्टर और सैमसन दोनों को देख लेती है। जिमी क्रिस्टल का डार्क स्पीच। अब सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ जिमी क्रिस्टल घर के सब लोगों को इकट्ठा करता है। वो उनके सामने ओल्ड निक यानी शैतान की बातें शुरू करता है। वो कहता है गॉड ने इंसानियत को छोड़ दिया क्योंकि इंसान खुद ही फेल हो गए। अब कोई भी इंसानियत को बचा नहीं सकता, इसलिए ओल्ड निक ने अपने डीमंस छोड़ दिए, यानी ये इन्फेक्टेड लोग जो अब पूरी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। जिमी क्रिस्टल कहता है मैं ओल्ड निक का सबसे पसंदीदा बेटा हूँ। वो कहता है कि उसके 7 फॉलोअर्स हैं जिन्हें वो अपनी 7 उंगलियां कहता है। ये लोग पूरे मुल्क में घूमते हैं, लोगों की सोल्स इकट्ठी करते हैं और दिखावा करते हैं कि वो चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ बहाना है। असल प्लान है लोगों को डराना, लोगों को मारना और अपनी ताकत दिखाना। जैसे ही वो ये कहता है, उसके साथ खड़े सब जिमी लोग बिना किसी रहम घर वालों पर अटैक कर देते हैं। हर तरफ चीखें होती हैं, डर, खून और केओस। एक छोटा बच्चा जिसका नाम स्पाइकी होता है ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ जिमी इंक खड़ी होती है और हाँ, ये वही लड़की होती है जो नया घर ढूंढने निकली थी। और यहीं से स्टोरी और ज्यादा डार्क, ट्विस्टेड और डेंजरस हो जाती है। लेकिन फिर हम सैमसन को देखते हैं जो टावर ऑफ स्कल्स के पास खड़ा होता है। चारों तरफ सफेद हड्डियों का सन्नाटा छाया होता है। हवा जब इन हड्डियों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी आवाजें फुसफुसा रही हों। डॉक्टर बहुत सीरियस होकर कहता है हमें बात करनी होगी। वो सैमसन को बताता है कि जो दवा वो उसे देता आ रहा है वो सिर्फ एक सिंपल मेडिसिन नहीं, वो कई चीज़ों का डेंजरस मिक्स है, जिसमें सबसे पावरफुल चीज़ है मॉर्फिन। प्रॉब्लम ये है कि इस डोज के साथ उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों की दवा बची है और पिछले 28 सालों में वो 1,20,000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर चुका है, लेकिन अब उसे एक भी नई ड्रॉप नहीं मिली। सीधी सी बात थी, जिस दवा से सैमसन को सुकून मिलता था वो अब ख़त्म होने वाली थी। तब डॉक्टर कहता है लेकिन मेरे पास शांति की एक और दवा भी है, एक ऐसी शांति जो बॉटल या नीडल पर डिपेंड नहीं करती, एक घर जैसी शांति, एक परमानेंट सुकून। डॉक्टर कहता है अगर तुम चाहो तो बस मुझे एक इशारा दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आराम दिला दूंगा। और तब एक चमत्कार हो जाता है। सैमसन धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है, जैसे वो भूली हुई लैंग्वेज याद करने की कोशिश कर रहा हो, और सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, मून। डॉक्टर बिल्कुल हिल जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक लफ्ज आज के दिन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि इन्फेक्शन ने सैमसन का दिमाग पूरी तरह नहीं मारा, कहीं ना कहीं वो इंसान अभी भी जिंदा है। पैरेलल हॉरर, जिमी क्रिस्टल। और इसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिमी क्रिस्टल घर वालों पर इंतहाई जुल्म कर रहा होता है। वो टॉम की तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हें मेरे एक जिमी के साथ फाइट करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा नाम भी जिमी होगा, और अगर हार गए या फाइट से मना किया तो सिर्फ मौत मिलेगी। टॉम जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो जिमी माँ को चूज करता है। जिमी माँ उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है, जमीन पर गिरा देता है। अब वो उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, एक क्रूअल स्माइल देता है, और फिर जैसे ही फाइनल अटैक करने वाला होता है, उसी पल एक साया उसके पीछे से कूदता है, और वो कोई और नहीं, वही प्रेग्नेंट लड़की होती है जो सब कुछ देख रही थी। गुस्से और बेबसी से भरी एक तेज चीख के साथ वो जिमी माँ पर टूट पड़ती है और उसे जान से मार देती है। लड़ाई यहीं पर रुक जाती है, और इसी के साथ पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग उस प्रेग्नेंट लड़की की तरफ देखते हैं
और यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा वायलेंट, इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। सब लोग उस प्रेग्नेंट लड़की के पीछे दौड़ पड़ते हैं और दूसरी तरफ टॉम, जो खुद बुरी तरह इंजर्ड होता है, बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है। घिसते हुए एक गैस टैंक तक पहुंचता है। अपनी आखिरी ताकत लगाकर वो उसे आग लगा देता है। अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है। आग हर तरफ फैल जाती है और कई सारे जिमी लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। चारों तरफ चीखों पुकार गूंजने लगती है और टॉम मरते मरते भी जिमी क्रिस्टल के सबसे करीबी फिंगर्स को आग और दर्द का निशान दे देता है। इसी बीच स्पाइक और जिमी इंक बाहर होते हैं। अंदर से आती हुई चीखों को सुनकर दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। वो दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जिमी लोग आग में जलते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक जमीन पर गिरता है और आग में ही मर जाता है। इसी कियोस्क के बीच वो प्रेग्नेंट लड़की वहां से भाग निकलती है। स्पाइक उसे भागते हुए देख लेता है। तभी जिमी क्रिस्टल उसका पीछा करने का हुक्म देता है। स्पाइक उसे पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस मनहूस जगह में और नहीं रहना चाहता। लेकिन डर से पागल हुई वो लड़की स्पाइक को धक्का दे देती है और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भाग जाती है। स्पाइक बस उसे जंगल में गायब होते हुए देखता रहता है। फिर वो सिर झुकाकर वापस लौट आता है। जैसे ही जिमी क्रिस्टल देखता है कि स्पाइक खाली हाथ वापस आया है, वो गुस्से से फट पड़ता है। वो चीखकर कहता है, तुमने उस औरत को भागने क्यों दिया? और फिर कहता है, अभी मैं ओल्ड निक को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा। लेकिन तभी जिमी इंक बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो कहती है, ओल्ड निक को जब चाहो तब नहीं बुलाया जा सकता, वो तभी आता है जब उसका दिल चाहे। इंक बताती है कि उसने ओल्ड निक को देखा है। उसकी लाल चमड़ी, बूढ़ा सा चेहरा और वो स्कल्स के पिलर के पास खड़ा था। वो कहती है, उसके पैरों के पास अल्फा इन्फेक्टेड घुटनों पर झुका हुआ था, बिल्कुल जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के सामने हो। इंक कहती है, इस लड़की की किस्मत अब ओल्ड निक ही डिसाइड करेगा। डॉक्टर और डार्क ट्रूथ। उधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो लगातार रिसर्च में लगा होता है। बुक्स, पुराने नोट्स, सब कुछ छान रहा होता है। अचानक उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है। घबराकर वो सैमसन को ढूंढने बाहर निकलता है और बिल्कुल उसी वक्त जिमी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूर से जिमी क्रिस्टल सब समझ जाता है कि जो ये आदमी है ये कोई नॉर्मल सर्वाइवर नहीं। और यहीं से मूवी का फाइनल फेज स्टार्ट होता है, जहाँ फेथ, मैडनेस, साइंस और मॉन्स्टर्स सब एक जगह टकराने वाले होते हैं। यही वो बूढ़ा आदमी था जिसके बारे में जिमी इंक बता रही थी। लेकिन सच ये था कि जिमी क्रिस्टल अंदर से जानता था कि वो झूठ बोलता आ रहा है। असल में ओल्ड निक जैसी कोई चीज होती ही नहीं, मगर वो ये बात सबके सामने कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो सच बोल देता तो अपने सारे फॉलोअर्स, अपनी पावर, अपना कंट्रोल सब खो देता। इसीलिए वो सबको यकीन दिला देता है कि यही ओल्ड निक है। और फिर वो कहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम सब यही मेरा वेट करो। और फिर वो आगे बढ़ जाता है। जब वो खोपड़ियों के उस अजीम टावर के सामने खड़ा होता है तो खामोशी इतनी भारी होती है जैसे हवा में गिलेटिन की धार लटक रही हो। चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियां मौत की कहानी फुसा फुसा कर सुनाती हुई महसूस होती हैं। वो धीरे धीरे डॉक्टर केल्सन की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में डर भी होता है और उम्मीद भी। और जब वो पास पहुंचता है तो कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या आप ही ओल्ड निक है? डॉक्टर उसे थकी हुई, गहरी उदासी भरी नजरों से देखता है और कहता है, नहीं, मैं ना कोई भगवान हूँ और ना ही कोई शैतान। फिर वो आगे समझाता है, ओल्ड निक जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और फिर वो स्कल्स के टावर की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये सिर्फ मरे हुए लोगों की याद में बना एक मेमोरियल है। डॉक्टर बताता है कि उसने ये टावर सिर्फ इसलिए बनाया ताकि उन लोगों की याद जिंदा रह सके जिनके लिए वो कभी रो भी नहीं पाया था। फिर वो एक और सच बताता है, मेरी स्किन ऐसी इसलिए दिखती है क्योंकि मैं रोज आयोडीन लगाता हूँ ताकि इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस को मार सकूं। और फिर वो बात कह देता है जो जिमी क्रिस्टल को अंदर तक हिला देती है। डॉक्टर कहता है, ये इन्फेक्शन ना किसी नरक से आया, ये साइंस से आया है, इंसानों के हाथों से आया है जिन्होंने भगवान बनने की कोशिश की और बुरी तरह फेल हो गए। उस पल डॉक्टर को समझ आ जाता है कि जिमी क्रिस्टल सिर्फ शैतान पर यकीन नहीं करता, वो उसके लिए जीता है। स्पाइक एंड ट्रूथ अवेकनिंग। और यहीं सीन शिफ्ट होता है स्पाइक की तरफ, जो जिमी इंक से बात करता है। हिम्मत जमा करके वो कहता है, ओल्ड निक जैसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक अजीब सा अकेला बूढ़ा आदमी है, हमें उसे बस छोड़ देना चाहिए। और यहीं इंक के दिल में भी शक पैदा हो जाता है।
वो सोचने लगती है कि जिस चीज़ के पीछे ये सब लोग इतने सालों से भाग रहे थे, क्या वो सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ था? और यहीं से मूवी का सबसे डेंजरस फेज स्टार्ट होता है, जहां फेथ टूटने वाली है, पावर हिलने वाली है और सच खून मांगने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेमी क्रिस्टल अपना सर झुका लेता है। पहली बार उसका दर्द सामने आता है। वो मान लेता है कि उसके फॉलोअर्स अब यकीन कर चुके हैं कि डॉक्टर ही ओल्ड निक है। अगर वो सच बोलता तो वो उन्हें खो देता, और अगर वो उन्हें खो देता तो वही लोग उसको मार भी सकते थे। क्रिस्टल अपने अंदर का स्ट्रगल एक्सप्रेस करता है। अब मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ, क्या करूं? सच बोलूं तो पूरी दुनिया जो मैंने बनाई है टूट जाएगी। और यही वजह है कि वो डॉक्टर के सामने एक डील रखता है, तुम ओल्ड निक का नाटक करो वरना तुम्हारी मौत पक्की है। फिर वो अपने ग्रुप के पास चला जाता है और उनको इन्फॉर्म करता है, कल मैं ओल्ड निक को शो करूंगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मुझे नहीं छू सकता, जो छुएगा वो आग में जल जाएगा, मेरे साथ सिर्फ मेरा चोजन बेटा खड़ा होगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर के पास सैमसन आ जाता है। कहता है, आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। मैं सालों से इन्फेक्टेड लोगों का स्टडी कर रहा हूँ। क्रूअल स्ट्रेंथ, काली आंखें, गायब होती जुबान, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिमाग का घाव है। सैमसन ने इन्फेक्टेड लोगों को, बच्चों को, मासूमों को बिना वजह मारते देखा है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, जो इन्फेक्टेड देखते हैं वो रियल नहीं होता, इसको साइंस में साइकोसिस कहते हैं। और हाँ, साइकोसिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ट्राई करना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर अपनी बनी हुई बिल सैमसन को देता है और कहता है, ये लो और मुझ पर ट्रस्ट करो, इन्फेक्टेड की तरह नहीं, पेशेंट की तरह नहीं, फ्रेंड की तरह। सीन ट्रांजिशन, सुबह हो जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं। फिर स्पाइक जगता है और सडनली भागकर वहां से दूर जाने की कोशिश करता है। वो सबसे दूर जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक इन्फेक्टेड आ जाता है। स्पाइक फाइट करता है, अपना डर, गुस्सा, डिप्रेशन सब लगाकर, और वो इन्फेक्टेड को फायर करके डिफीट कर देता है। इन्फेक्टेड मर जाता है। तभी वहां पर एक जेमी अपीयर होती है। उसका जहर भरा गुस्सा और याद आता हुआ दर्द एकदम से सामने आता है। टेस्ट के टाइम तूने मेरे फ्रेंड की टांग काटी थी और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहां पर जेमी इंक अपीयर होती है। एक सेकंड भी नहीं सोचती, सीधा जेमी पर कूद पड़ती है और उसको मार देती है। फिर वो धीरे से स्पाइक की तरफ देखती है और कहती है, अब इस बेरहम वर्ल्ड में तू ही मेरा इकलौता फ्रेंड है। अब सीन शिफ्ट होता है और दोनों क्रिस्टल के पास जाते हैं। वहां स्पाइक और जेमी इंक को समझाया जाता है कि वो इंसान सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था। क्रिस्टल दोनों से कहता है, आज रात ओल्ड निक के सामने ही सच तय होगा, यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। सीन फिर शिफ्ट होता है डॉक्टर के पास। रात में उसने सैमसन को सेडेटिव दे दिया था और सुबह होने पर वो वहाँ नहीं मिलता। डॉक्टर पैनिक में उसको ढूंढने लगता है। और अब हम देखते हैं सैमसन, जो एक ठंडी रिवर में खुद को धोते हुए दिखता है। धीरे धीरे चल रहा है, जैसे अपने शरीर को दोबारा सीख रहा हो। तभी उसको एक टूटी फूटी बस दिखाई देती है। वो बस में चढ़कर सीट पर बैठता है और जैसे ही बैठता है उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। बस में बैठकर सैमसन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, अपना नाम, अपनी आवाज, जब वो इंसान था। वो बोलने की कोशिश करता है, शब्द थोड़े टेढ़े मेढ़े निकलते हैं लेकिन रियल हैं, और एक ही पल में वो फिर से खुद इंसान बन जाता है। तभी कदमों की आवाज आती है और इन्फेक्टेड लोग उसको घेर लेते हैं। सैमसन पूरी ताकत लगाकर फाइट करता है, उनको मार देता है, धक्का देता है, एक एक को गिराता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है और आते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ प्लान कर रहा होता है। वो जानता है कि आज की रात सब कुछ तय करेगी। वो जेमी के डर को उनके खिलाफ यूज करना चाहता है और इसीलिए एक ग्रैंड शो की तैयारी करता है। उसे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन यहाँ कुछ करना ही पड़ेगा। रात होती है और सारे जेमीज क्रिस्टल के पीछे पीछे टावर ऑफिशियल्स तक पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने डॉक्टर आता है, जिसका पूरा लुक बदल गया होता है, और वो गाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा गाना कि उसकी आवाज सुनकर लगता है जैसे वो अपना शरीर किसी स्पेशल रिचुअल के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहा हो। जैसे लगता है कि डॉक्टर अपना जिस्म किसी और ही ताकत के हवाले कर रहा हो। फिर वो आग के साथ खेलता है, उसे हवा में घुमाता है और सब लोग बस शॉक में देखते रह जाते हैं। और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर डॉक्टर उन सबको ड्रग कर देता है ताकि उन्हें लगे कि वो खुद गॉड को देख रहे हैं। फिर वो शैतान से लिंक्ड एक पुराना रिकॉर्ड प्ले करता है ताकि सब कुछ और ज्यादा रियल और इंटेंस लगे। उसके बाद वो एक ऐसी आवाज में बोलता है जो बिल्कुल इस दुनिया की लगती ही नहीं। वो कहता है, मैं डार्क लॉर्ड हूँ, मैं वापस आ गया हूँ तुमसे बात करने। वो बोलता है कि उसका बेटा चाहता है कि उसके वफादार फॉलोअर्स यानी जेमीज हर लफ्ज बिना सवाल माने।
और तभी उसकी नज़र स्पाइक पर पड़ती है। वो उसे देखकर तुरंत पहचान लेता है। सो गाइस, पिछली मूवी में स्पाइक डॉक्टर से मिल चुका था, इसीलिए यहाँ डॉक्टर उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। आखिर में वो कहता है कि उसके फॉलोअर्स को उसका लास्ट हुक्म मानना होगा। और फिर ओल्ड निक की आवाज़ में हुक्म आता है, जेमी क्रिस्टल को मार दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी किसी मसाया की कुर्बानी दी जाती है। यही उसका फाइनल एक्ट होने वाला था, लेकिन जेमी क्रिस्टल सब समझ जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सब एक झूठ है और अब वो मरने वाला है। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, ये आदमी कोई गॉड नहीं, सिर्फ एक झूठ है। और इतना कहते ही वो डॉक्टर को चाकू मार देता है। खून गिरते ही पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। जेमीज कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बगावत करता है, कोई चीखता है, कोई अटैक करता है। और इसी केओस में जेमी इंक एक डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि अब वो एक एक करके सब जेमीज को मार देगी। और वो वाकई सबको एक एक करके ख़त्म कर देती है, बस स्पाइक को छोड़कर। वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि वो उसका आखिरी हुक्म पूरा करेगी। फिर वो जेमी क्रिस्टल के पास जाती है और उसे मार देती है। उसके बाद वो स्पाइक का हाथ पकड़ती है और दोनों आखिरकार वहाँ से चले जाते हैं। और सबसे लास्ट में वो स्पाइक को अपना असल नाम बताती है। उसका नाम होता है केली, और जेमी क्रिस्टल को वहीं लटकता हुआ छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि सैमसन वहाँ आता है, धीरे धीरे चलता हुआ, और गिरता हुआ डॉक्टर देखता है। वो उससे बात करता है और उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया, यानी वो अब दोबारा इंसान बन चुका है। डॉक्टर को ये जानकर बहुत सुकून मिलता है। डॉक्टर को ये सच जानकर बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और इसी सुकून के साथ उसी जगह उसकी डेथ हो जाती है। सैमसन फिर डॉक्टर की बॉडी उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ जिमी क्रिस्टल अभी जिंदा होता है। वो अपने झूठों के साथ क्रॉस पर लटकता हुआ रोता रहता है, जब तक कि सैमसन वापस नहीं आता और उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता। और फिर आता है स्टोरी का लास्ट सीन। हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो एक टूटे फूटे गरीब से घर में बैठे होते हैं। तभी अचानक स्पाइक और केली दौड़ते हुए वहां आते हैं। वो उनसे कहते हैं, हमारे पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़ गए हैं। और बिना कुछ सोचे वो दोनों उन इन्फेक्टेड लोगों की मदद के लिए भाग पड़ते हैं। और इसी तरह भाग, डर और उम्मीद के बीच ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।